पीछे का है 4 चैप्टर वो बना दिया गया है। ये 5वां चैप्टर है लोकतांत्रिक राजनीति का, क्लास 10th का, बिहार में पंचायती राज एवं नगरीय संस्था। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ विषय प्रवेश दिया गया है, जो कि ये बताया गया है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। भारत जैसे विशाल देश का शासन एक ही जगह से नहीं चलाया जा सकता, इसलिए भारत की शासन व्यवस्था को 3 स्तरों पर विभाजित किया गया है: राष्ट्रीय स्तर, केंद्रीय स्तर और प्रदेश स्तर। ठीक है, तो यहाँ पे यह कहा गया है कि भारत जैसे विशाल देश के लिए एक जगह से शासन व्यवस्था ठीक से नहीं चलाया जा सकता, इसलिए शासन व्यवस्था को 3 जगह पे केंद्रित किया गया है, मतलब बांटा गया है: राष्ट्रीय, केंद्रीय और प्रदेश। राज्य सरकार तथा तलीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन, स्थानीय कार्यों के लिए स्थानीय संस्था का प्रबंधन किया गया है। वर्तमान समय में राज्य के कार्य भी बहुत अधिक बढ़ गए हैं। अब राज्य का काम शांति और सुव्यवस्था की स्थापना तक ही सीमित नहीं रह गया। आज राज्य का कार्य सभी लोगों के जीवन स्तर से अधिक विकसित करना हो गया। मतलब आजकल क्या हो गया है, राज्य का कार्य भी बढ़ गया है। इसका कार्य क्या हो गया है, अधिक से अधिक लोगों के जीवन स्तर को विकसित करना। स्थानीय शासन की सहायता से ही इस उद्देश्य की पूर्ति संभव है। मतलब स्थानीय शासन सिर्फ राज्य स्तर पर छोड़ दिया जाए, ये सारी कामें तो नहीं हो सकता, इसलिए स्थानीय शासन की सहायता से क्या किया जा सकता है, लोगों के जीवन स्तर को अधिक से अधिक विकसित किया जा सकता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए शासन के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को गले लगाया गया। 4थे अध्याय में इस बात पर उल्लेख किया गया, मतलब विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को 4थे अध्याय में हमने पढ़ा है। अब 4थे अध्याय में इस बात का उल्लेख किया गया है, भारत में पंचायती राज की स्थापना के उद्देश्य से ही भारत सरकार ने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी की नियुक्ति की थी। इस कमेटी ने भारतीय लोकतंत्र की इमारत को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। मतलब भारत सरकार को एक बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। उसमें यह बात बताई गई कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाया जाए। इसके लिए उसमें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को लागू करने की सिफारिश की। इस कमेटी ने ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की सिफारिश की। इस अध्याय में बिहार में पंचायती राज एवं नगरीय संस्थाओं का सविस्तार अध्ययन किया गया है। अब हम इस चैप्टर में सिर्फ ये देखेंगे कि गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद को पढ़ेंगे, और नगर में भी ऐसे ही नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत का इसमें जिक्र होगा। पहले पढ़ते हैं बिहार में पंचायती राज की संस्था। क्या है बिहार में पंचायती राज की संस्था? शासन के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को लागू करने के उद्देश्य से भारत में पंचायती राज की संस्था की गई। पंचायती राज का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए त्रिस्तरीय स्थानीय संस्थाओं का गठन। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। मतलब क्या है कि ग्राम स्तर पर होगा ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर होगा पंचायत समिति और जिला स्तर पर होगा जिला परिषद या जिला पंचायत। 1993 के संविधान के 73वें संशोधन में यह कहा गया है कि ग्राम स्तर, मध्य स्तर, प्रखंड, तालुका, जनपद आदि तथा जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। मतलब संविधान के 73वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1993 में। यह कहा गया कि क्या होगा, ग्राम स्तर, मध्य स्तर और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। अतः पंचायती राज की संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। बिहार पंचायती राज की व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास पहले भी होता रहा। इसके लिए बिहार सरकार ने अनेक अधिनियमों को पारित किया। वर्तमान में बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला प्रखंड का गठन किया गया और तीनों संस्थाओं के गठन का एवं कार्यों का अलग अलग विचार किया जाएगा। मतलब 2006 बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार क्या किया गया था? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया। यहाँ पे बहुत अच्छे से डायग्राम बना के बताया गया है। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। अब है यहाँ से ग्राम पंचायत। ऐसे ही देखेंगे हम लोग प्रखंड और ये क्या नाम है, पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद यहाँ पे दिया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत पहले देख लेते हैं, उसके बाद प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ये ग्राम पंचायत। ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं में ग्राम पंचायत का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत का इतिहास बहुत पुराना है। 1947 में ही बिहार पंचायत राज अधिनियम बना। समय समय पर इस अधिनियम में अनेक संशोधन होते रहे। वर्तमान में बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। मतलब ये ग्राम पंचायत का जो इतिहास है बहुत पुराना है, लेकिन वर्तमान में कब हुआ? तो ये 2006 में ग्राम पंचायत का गठन का ये आया अधिनियम। अब है ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है।
पंचायत का गठन अधिनियम के में यह प्रावधान किया गया है कि बिहार सरकार के आदेश से जिला दंडाधिकारी जिला गजट में अधिसूचना निकाल कर किसी स्थानीय क्षेत्र को जिसमें कोई ग्राम या निकट गांवों के समूह या उसका कोई भाग होगा ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, जिला दंडाधिकारी ये सब काम करेंगे। इस क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 7,000 से निकटतम होगी, मतलब 7,000 होगी तो वहाँ भी ग्राम पंचायत हो जाएगा। जिला दंडाधिकारी संबंध ग्राम पंचायत से परामर्श कर अधिसूचना द्वारा किसी भी समय उस ग्राम पंचायत में किसी गांव या उसके किसी भाग को शामिल या उससे अलग कर सकता है। तो दंडाधिकारी को यह प्रावधान है कि वो किसी गांव को उसमें शामिल कर सकता है या किसी गांव को हटा सकता है। ग्राम पंचायत का नाम भी बदल सकता है वो। अब निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों तथा मुखिया से मिलकर बनती है। ग्राम पंचायत कैसे बनती है? ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों तथा मुखिया से मिलकर बनती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को कई निर्वाचन क्षेत्र वार्डों में बांटा गया, मतलब प्रत्येक ग्राम जो पंचायत होते हैं उसे कई वार्डों में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य निर्वाचित होकर आता है। लगभग 500 की जनसंख्या के लिए एक वार्ड बनाया जाता है, मतलब 500 जनसंख्या है वहाँ एक वार्ड बनेगा। दूसरे शब्दों में एक प्रतिनिधि 500 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। अब क्या है? स्थानों का आरक्षण। प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के सदस्यों के कुल स्थानों के लगभग 50%, परंतु इससे अनधिक स्थान निम्न वर्गों के लिए आरक्षित रहते हैं। अनुसूचित जाति, मतलब यहाँ पे क्या होता है ग्राम पंचायत में ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गीय वर्गों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रहते हैं। अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का वही अनुपात होगा जो उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उनका है। मतलब यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का वही अनुपात होगा जो क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उनका है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के बाद आरक्षित कोटि का जो शेष स्थान बचता है उसे 20% से अधिक पिछड़े वर्ग के लिए नहीं होगा। आरक्षित स्थानों की कुल संख्या का लगभग 50% स्थान उस वर्गों की महिलाओं के लिए होगा। मतलब यहाँ पे क्या है? आरक्षित स्थान जो भी है उसमें 50% स्थान किसका होगा? महिलाओं का होगा। शेष बचे अनारक्षित स्थानों का भी लगभग 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि कोई SC ST पिछड़ा वर्ग के लिए अगर स्थान का निर्धारण किया गया है उसमें भी 50% महिला का आरक्षण है, लेकिन शेष बचे जो भी क्षेत्र हैं उसमें भी 50% महिला का आरक्षण दिया गया है। स्थानों का आवंटन चक्र अनुक्रमण जिसे जिला दंडाधिकारी द्वारा करने का प्रावधान किया गया है। अब क्या है? मुखिया का निर्वाचन प्रत्यक्ष ढंग से ग्राम पंचायत के मतदाता द्वारा होता है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि मुखिया का क्या होता है? निर्वाचन होता है एक प्रत्यक्ष ढंग से। मुखिया पद पर आरक्षण का वही नियम लागू होता है जो निर्वाचित सदस्यों के लिए है। कार्यकाल कितने दिन का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। यदि ग्राम पंचायत को पहले विघटित कर दिया जाता है तो पुनर्निर्वाचन 6 माह के अंदर करा लेना होता है। मतलब अगर किसी कारणवश उसे विघटित कर दिया जाता है तो फिर से उसका पुनर्निर्वाचन 6 माह के अंदर करा लिया जाता है। अब है ग्राम पंचायत के अंग। ग्राम पंचायत के विभिन्न अंगों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहले होता है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिक, यहाँ पे ये दिया गया है सभी वयस्क नागरिक, ठीक है, जितने भी वयस्क 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक होंगे वो क्या होंगे? ग्राम सभा का सदस्य। तो ये प्रश्न आता है कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो जो सभी वयस्क नागरिक हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। क्या आंसर होगा? उनका नाम पंचायत की मतदाता सूची में हो, ये भी होना चाहिए। ग्राम सभा की बैठक समय समय पर होती रहती है, किंतु किन्हीं 2 बैठकों के बीच का अंतराल 3 महीने से अधिक न हो, मतलब 3 महीने के अंदर बैठक होना चाहिए। बैठक की अध्यक्षता ग्राम पंचायत का मुखिया या उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया करता है। ग्राम सभा वैसे अधिकारों का प्रयोग अथवा वैसे कार्यों को संपन्न करेगी जिसे राज्य सरकार कानून बनाकर निश्चित करेगी। मतलब राज्य सरकार जो कानून बना दिया है उसे लागू करने का काम, उसे बनाकर भेजा है उसे लागू करवाएगा
ये ग्राम सभा में बैठकें होगी, उसमें लागू करवाने का निर्णय लिया जाएगा। जो राज्य सरकार कानून बनाएगा, सामान्यतः पंचायत क्षेत्र के सभी से संबंधित विकास योजना के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना। क्या क्या काम है? पंचायत क्षेत्र के भीतर वयस्क शिक्षा और परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाना, समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और सौहार्द बढ़ाना, स्वैच्छिक श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करना इत्यादि कार्य ग्राम सभा संपन्न करती है। मतलब बहुत ही अच्छा काम क्या करती है ग्राम सभा संपन्न करती है। 3 महीना पे बैठक होना चाहिए। ठीक है। ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे? सभी वयस्क नागरिक, और उनका नाम मतदाता सूची में हो। हमें ग्राम सभा की बैठक में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा किया जाता है। सबसे पहले क्या है? ग्राम पंचायत का वार्षिक लेखा वितरण, पिछले वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक प्रतिवेदन और अंकेक्षण टिप्पणी तथा उनके उत्तर। ठीक है, ये है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत का बजट। ठीक है। ग्राम पंचायत के विकास कार्यक्रमों के संबंध में पिछले वर्ष का प्रतिवेदन और चालू वर्ष के दौरान शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित विकास कार्यक्रम। मतलब कुछ बहुत सारे कार्य होते हैं जो ग्राम सभा के जो बैठक होती है उसमें निर्णय लिए जाते हैं कि कैसे कैसे ये चलेगा पंचायत। निगरानी समिति के प्रतिवेदन, मतलब एक निगरानी समिति होता है, वो क्या करता है? इसका प्रतिवेदन देता है कि हाँ कैसे चल रहा है। यहाँ निगरानी समिति के बारे में दिया गया है। उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि ग्राम सभा ग्राम पंचायत की कार्य योजना और क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करने या उससे संबंधित रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत करने के लिए एक या अधिक निगरानी समितियाँ गठित कर सकती है। निगरानी समितियाँ में वैसे लोगों का चयन किया जाता है जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं होते हैं। मतलब क्या है? जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं होंगे, तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य नहीं होंगे वो कौन होंगे? निगरानी समिति होंगे। मतलब जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं होंगे जो व्यक्ति, वो निगरानी समिति होंगे। और वो क्या करेंगे? रिपोर्ट बैठक में प्रस्तुत करने के लिए एक या अधिक निगरानी समिति दिया जाएगा। मतलब योजनाओं क्रियाकलापों को देख रेख करने के लिए कि उसका कार्यान्वयन सही से हो रहा है कि नहीं, लोग उसका काम कर रहे हैं कि नहीं, जो जो चीज़ें दिया गया है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही निगरानी समिति का कार्य है। दूसरा है ग्राम पंचायत के अंग में दूसरा है मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष ढंग से होता है। इसका कार्यकाल ग्राम पंचायत की तरह उसके मुख्य कार्य हैं। पहला कार्य क्या है? ग्राम सभा की बैठक आयोजित करना और उसकी अध्यक्षता करना। सबसे पहला काम मुखिया जी का क्या है? ग्राम सभा की बैठक बुलाना और उसकी बैठक आयोजित करना और उसकी अध्यक्षता करना। दूसरा काम है ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और बैठक की अध्यक्षता करना। ठीक है। और तीसरा है ग्राम पंचायत के सभी कागजातों और दस्तावेजों को सुरक्षित रखना। और चौथा है ग्राम पंचायत के वित्तीय और प्रशासकीय कार्यों को संपन्न करना। और पांचवा है ग्राम पंचायत के कर्मचारी और पदाधिकारियों के कार्यों के प्रशासनिक नियंत्रण रखना और पर्यवेक्षण करना। ग्राम पंचायत के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के कार्यों के पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना और पर्यवेक्षण करना। मतलब ग्राम पंचायत के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके कार्य पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने का काम मुखिया करते हैं एवं पर्यवेक्षण भी करते हैं। समय समय पर अन्य सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करना। मतलब बहुत सारे कार्य मुखिया करते हैं। अब क्या है? उप मुखिया। प्रत्येक नवगठित ग्राम पंचायत अपनी प्रथम बैठक में चुने हुए सदस्यों में से एक को उप मुख्यमंत्री चुनती है, उप मुखिया चुनती है। मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया ही मुखिया के सभी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि मुखिया नहीं रहेंगे तो उप मुखिया क्या करेंगे? काम करेंगे। लेकिन क्या है? प्रत्येक नवगठित ग्राम पंचायत, जितने भी नया गठन हुआ है ग्राम पंचायत का, मतलब जो भी अभी चुन कर आए हैं, अभी मतदान हुआ है ग्राम पंचायत का, उसमें से अपनी बैठक में चुने हुए सदस्यों में से ही एक को चुनते हैं। मतलब कोई जो चुनाव लड़के आया है उसी में से किसी एक को बनाना है, ऐसे किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बनाना है। अब है पंचायत सचिव। ठीक है। ये भी ग्राम पंचायत के अंग होते हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि ग्राम पंचायत का पंचायत सचिव का चुनाव नहीं होता है, ये नियुक्त होते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव होता है जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। ग्राम पंचायत के कार्यकाल का प्रभारी सचिव ही होता है। देखो ग्राम पंचायत के कार्यकाल मतलब जितने भी कार्यकाल जितना दिन का है 5 साल का, उतना दिन के लिए प्रभारी कौन रहेगा? सचिव रहेगा, तथा वो कार्यकाल से संबंधित सभी कार्यों का निष्पादन करेगा। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि पंचायत सचिव का चुनाव होता है कि नियुक्ति होता है? तो इनका नियुक्ति होता है। कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। अब है रक्षा दल। और रक्षा दल कौन होते हैं? प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक ग्राम रक्षा दल गठित किया जाता है। गांव के 18 से 30 वर्ष तक के सभी स्वस्थ व्यक्ति इस दल के सदस्य होते हैं। तो रक्षा दल के सदस्य कौन होते हैं? 18 से 30 वर्ष के
व्यक्ति जो होंगे वही रक्षा दल के सदस्य होंगे। इस दल की देखरेख के लिए एक दलपति की नियुक्ति की जाती है। इस दल का मुख्य काम पहरा देना, निगरानी करना। एक दलपति होते हैं इसके मुख्य, उनका क्या काम होता है? रक्षा दल का पहरा देना, निगरानी रखना, अगलगी, बाढ़, बांध में दरार, पुल का टूटना, महामारी का फैलना जैसी आकस्मिक घटनाओं का सामना करना तथा चोरी डकैती के समय डटकर मुकाबला करना, सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह समय समय पर सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का भी निष्पादन करते हैं। मतलब इनका बहुत अच्छा काम होता है। ये क्या करते हैं, अगर कोई आकस्मिक महामारी आ गई, कोई घटना आ गई, उसमें क्या करते हैं, ये डटकर मुकाबला करते हैं, ठीक है, और सार्वजनिक शांति बनाए रखते हैं। अब है ग्राम पंचायत के कार्य। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यों की एक लंबी सूची बनाई गई है। ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? बहुत सारे कार्य हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं सामान्य कार्य क्या है। पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना को तैयार करना और वार्षिक बजट तैयार करना, प्राकृतिक संकट में सहायता प्रदान करना, सार्वजनिक संपत्ति पर से अतिक्रमण हटाना, और 5वां है सामुदायिक कार्यों में सहयोग करना, और 6वां है गाँवों में अनिवार्य आंकड़ों को इकट्ठा करना और उनका संयंत्रीकरण करना। मतलब ग्राम पंचायत का जो कार्य है वो एक तरीका का गाँव के विकास करने का काम है, ठीक है। अब दूसरा है कृषि विकास संबंधी कार्य। कृषि और बागवानी का विकास एवं उन्नति करना। दूसरा है बंजर भूमि का विकास करना। तीसरा है चारागाह का विकास और उनका संरक्षण करना। और तीसरा में है पशुपालन संबंधी क्या कार्य है। मवेशी की नस्ल, कुक्कुट और अन्य पशुधन की नस्ल में सुधार, गव्यशाला, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन के लिए उचित उपाय करना। मतलब ये है पशुपालन के क्षेत्र में इतने कार्य हैं, इनके कृषि के क्षेत्र में ये कार्य है। अब है वन विकास संबंधी कार्य। सड़कें के किनारे और अपने नियंत्रणाधीन एवं अन्य सार्वजनिक भूमि पर वृक्षों का रोपण और परिरक्षण। मतलब ये कोई भी ऐसा भूमि है जो सार्वजनिक है लेकिन वो खाली है, उस पर क्या करना है, वृक्षारोपण करना है। ईंधन के लिए वृक्षारोपण और चारा विकास, फॉर्म वनोद्योग एवं सामाजिक वानिकी का विकास करना। अब है 5वां कार्य क्या है, उद्योग धंधे संबंधी कार्य। ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। मतलब गाँवों में छोटे छोटे जो उद्योग हैं उसे बढ़ावा देना। औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन करना। मतलब औद्योगिक प्रदर्शनी मतलब ये होता है कि औद्योगिक मेला का आयोजन करना। अब 6वां है सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य। ग्रामीण गृह निर्माण करना, पेयजल की व्यवस्था करना, सड़क, भवन, नाली, सार्वजनिक सुविधा। मतलब सभी लोगों को सुविधा हो उसके लिए क्या क्या काम करेगा ग्राम पंचायत, तो क्या करेगा, ग्रामीण गृह निर्माण कराना, पेयजल की व्यवस्था कराना, सड़क, भवन, नाली, पुलिया आदि का निर्माण कराना और उनकी सुरक्षा करना, सार्वजनिक गलियों और अन्य स्थानों पर रोशनी की व्यवस्था करना, गैर परंपरागत एवं अन्य ऊर्जा साधनों का विकास करना, बाजार एवं मेलों का संचालन तथा पर्व त्योहारों को मनाने की व्यवस्था करना, ठीक है। ग्रामीण सड़कों, नालियों, तालाबों, कुओं एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों की सफाई और व्यवस्था करना, सार्वजनिक शौचालयों, श्मशानों और कब्रगाहों का निर्माण तथा सुरक्षा करना। यह शिक्षा संबंधी कार्य। शिक्षा संबंधी कार्य में क्या आता है, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में सहभागी बनना और लोगों में शिक्षा के लिए जागृति उत्पन्न करना। दूसरा है वयस्क एवं अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना और सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाना, ग्रामीण पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन करना। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे कार्य है ग्राम पंचायत के। अगर सही से ग्राम पंचायत को क्या किया जाए, चलाया जाए तो हर एक गाँव स्विट्जरलैंड बन सकता है, ठीक है। संस्कृति एवं खेल कूद के क्रियाकलापों को बढ़ावा देना। कितना अच्छे से गाँवों का विकास करने के लिए इतने सारे कार्य दिए गए हैं इनमें। अब है अगला है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी कार्य। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करना, परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, महामारियों से निपटना और उनके उपचार की व्यवस्था करना, सार्वजनिक प्रतिरक्षा कार्यक्रमों को सफल बनाना, आपत्तिजनक और खतरनाक कारोबारों पर रोक लगाना, ठीक है। मतलब लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी मतलब लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए ये सभी चीज़ें किया जाता है। ये सभी कार्य उनके अंतर्गत आते हैं। अब सामाजिक कल्याण संबंधी कार्य। महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के कल्याण के लिए उचित कदम उठाना, वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन योजना
योजना को लागू करना, कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कारगर कदम उठाना, जन वितरण प्रणाली से लोगों को लाभान्वित करना। मतलब क्या है, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में इतने कार्य हैं। अब है अन्य कार्य। अन्य कार्य में क्या है, धर्मशाला, छात्रावासों, खटालों, खांची, आउट हाउस, ठेला स्टैंड, कसाई खाना, सार्वजनिक पार्क तथा खेलकूद के मैदानों का निर्माण एवं देखना। मतलब खेलकूद के पार्क का निर्माण, सार्वजनिक पार्क गांव में भी बनना चाहिए। कितना अच्छा काम है ये, सार्वजनिक पार्क बनेगा, लोग घूमेंगे, खेलकूद के मैदान बनेगा, बच्चे खेलेंगे, कूड़ेदान, मतलब प्रत्येक चौक चौराहों पे कूड़ादान रहेगा, कितना अच्छा रहेगा। ये सब काम है लेकिन गाँवों में नहीं हो पा रहा है, मुखिया नहीं कर पा रहे हैं। छाया स्थलों का निर्माण करना, मतलब छाया स्थल का निर्माण करना जहाँ लोग क्या हो सके, बहुत धूप है तो रुक सके, उनकी देखरेख करना, सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को संपन्न करना। ठीक है। आय के स्रोत क्या है, ग्राम पंचायत की आय के मुख्य स्रोत हैं केंद्र राज्य सरकार, जिला परिषद, पंचायत समिति या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा दिए गए अंशदान और अनुदान। अब आय के स्रोत क्या है, केंद्र आय का स्रोत में कुछ अनुदान दे दे, कुछ राज्य दे दे, कुछ जिला परिषद दे दे और कुछ पंचायत समिति दे देगा, तो क्या होगा, सब देगा इसको अनुदान, तब चलेगा ग्राम पंचायत। अब दूसरा है केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण, कुछ ऋण भी केंद्र और राज्य दे देता है। अब है कर और फीसे की प्राप्ति है, कुछ कर भी इसको वसूलना पड़ता है जो इसके आय का स्रोत है। ग्राम पंचायत के नियंत्रण और प्रबंधन के अधीन विद्यालय, अस्पताल, औषधालय, भवन, संस्था आदि से प्राप्त होने वाली आय। किसी न्यास से होने वाली संपूर्ण आय एवं दान तथा अंशदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि, कुछ दान वगैरह भी मिल जाता है ग्राम पंचायत को। दंड रूप में वसूल की गई राशि, ये भी है आय का स्रोत ग्राम पंचायत द्वारा ये या उसकी ओर से प्राप्त की जाने वाली अन्य राशियाँ। ठीक है। अगला है, अब तो हम देख लिए ग्राम पंचायत, इसके कार्य भी देख लिए, ग्राम पंचायत के कितने अंग होते हैं वो भी देख लिए। अब हम देखेंगे पंचायत समिति। और प्रत्येक प्रखंड के लिए पंचायत समिति होती है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति में अब निम्नलिखित प्रकार के सदस्य होते हैं। अब कितने होते हैं सदस्य, जो होते हैं निर्वाचित सदस्य। प्रखंड को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। एक सदस्य लगभग 5000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब एक प्रखंड में 5000 लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें लगभग 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनारक्षित सदस्यों का लगभग 50% स्थान भी महिलाओं के लिए आरक्षित है। मतलब ग्राम पंचायत में जैसे है महिलाओं के लिए स्थिति, वैसे ही प्रखंड स्तर पर भी वैसे ही स्थिति है महिलाओं की। पदेन सभापति, पदेन सदस्य, निर्वाचन से भरे जाने वाले सदस्य के अतिरिक्त पंचायत समिति के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत का मुखिया पंचायत समिति का पदेन सदस्य होता है। मतलब प्रत्येक ग्राम पंचायत का मुखिया जो होगा वो पंचायत समिति का पदेन सदस्य होगा। मतलब उसका सबसे सर्वमान्य सदस्य होगा मुखिया। 100 सदस्य कौन होगा, विधानसभा और लोकसभा का प्रत्येक सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र प्रखंड की पंचायत समिति में पूर्णतः या अंशतः हो। राज्यसभा या राज्य विधान परिषद के सदस्य जो पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचन के रूप में पंजीकृत हो। अब है कार्यकाल, मतलब ये जो है पंचायत समिति का जो कार्यकाल है वो कितना है, सभी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। पदेन सदस्य अपने पदों पर बने रहने तक ही पंचायत समिति के सदस्य होंगे। यथासंभव निर्वाचन नहीं होने की स्थिति में सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों के अतिरिक्त 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। अब है प्रमुख। पंचायत समिति का एक प्रमुख होता है। मतलब पंचायत समिति का एक प्रमुख होता है जिसका निर्वाचन पंचायत समिति के सदस्य अपने में से करते हैं। मतलब इनका क्या होता है, इनका निर्वाचन होता है, पंचायत समिति के जो भी सदस्य होते हैं वो अपने में से एक को प्रमुख बना लेते हैं। इस पद के लिए भी आरक्षण की वैसी ही व्यवस्था है जैसी व्यवस्था अन्य निर्वाचन सदस्यों के लिए की गई है। प्रमुख के मुख्य कार्य हैं, मतलब प्रमुख के क्या क्या कार्य हैं। प्रमुख के कार्य हैं पंचायत समिति की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना। और दूसरा है पंचायत समिति तथा उसकी अस्थायी समितियों के द्वारा लिए गए निर्णयों और संकल्पनों के कार्यान्वयन के लिए उचित कदम उठाना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यपालक पदाधिकारियों, पर्यवेक्षक और नियंत्रण रखना। ठीक है। पंचायत समिति की वित्तीय और कार्यपालिका प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण रखना। प्रमुख की दृष्टि में जिन प्रश्नों पर पंचायत समिति का आदेश आवश्यक हो उसे विचारार्थ एवं निर्णय के लिए पंचायत समिति के समक्ष उपस्थित
करना। ठीक है, ये सब प्रमुख का काम है। अब है अगला काम इसका क्या है, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जनजीवन को तत्काल राहत देने के उद्देश्य से 1 वर्ष या कुल 25,000 रुपये तक की राशि स्वीकृत करना। 1 वर्ष में कुल 25,000 रुपये की राशि स्वीकृत करना। इस पर पंचायत समिति की अगली बैठक में स्वीकृति प्राप्त कर लेना आवश्यक बना दिया गया है। अब अगला है क्या है, उप प्रमुख भी होते हैं। तो पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक उप प्रमुख, मतलब पंचायत समिति के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वही अपने में से एक उप प्रमुख का चुनाव कर लेते हैं। उप प्रमुख की अनुपस्थिति में पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता उप प्रमुख ही करता है। अब एक कार्यपालक पदाधिकारी, सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में उप समाहर्ता स्तर के किसी पदाधिकारी को नियुक्त करती है, सामान्यतः प्रखंड विकास पदाधिकारी। कार्यपालक पदाधिकारी सरकार पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में समाहर्ता स्तर के किसी पदाधिकारी को नियुक्त करती है, सामान्यतः प्रखंड विकास पदाधिकारी। बीडीओ पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी होता है, मतलब पंचायत समिति का जो कार्यपालक पदाधिकारी होगा वो कौन होगा, बीडीओ होगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी। ठीक है, अब है पंचायत समिति के कार्य। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार पंचायत समिति के निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं। एक में है सरकार द्वारा सौंपे गए कार्य क्या है, विभिन्न कार्यक्रमों की वार्षिक योजना बनाकर जिला योजना में सम्मिलित करने हेतु जिला परिषद में प्रस्तुत करना। और दूसरा है ग्रामीण पंचायतों की वार्षिक योजना में समिति में विचार विमर्श के बाद जिला परिषद में भेजना। तीसरा है पंचायत समिति का बजट बनाना, मतलब इसका बजट बनाना भी कार्य है पंचायत समिति का। प्राकृतिक आपदाओं को प्रभावित व्यक्तियों को राहत देना, मतलब प्राकृतिक आपदा से जो प्रभावित व्यक्ति हैं उन्हें क्या करना है, राहत देना है। और पाँचवा है सरकार तथा जिला परिषद द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का भी संपन्न करना, मतलब सरकार और जिला परिषद द्वारा जो भी सौंपे गए कार्य है वो कौन पूरा करेगा, पंचायत समिति। ये अब अगला है कृषि एवं सिंचाई संबंधी कार्य। और कृषि और सिंचाई संबंधी क्या कार्य है, कृषि एवं उत्थान की उन्नति एवं विकास करना, मतलब कृषि का विकास करना। कृषि बीज फार्मों एवं उद्यान पौधशाला की देखरेख करना। कीटनाशक एवं जीवनाशी औषधियों का भंडारण एवं वितरण। खेती के उन्नत तरीकों का प्रचार, मतलब उन्नत तरीका, देखो कितना अच्छा काम है इसका, सब्जियों, फलों, औषधि पौधों एवं फूलों को उगाना। और छठा है किसानों को प्रशिक्षण देना, मतलब ये देखो कितना अच्छा काम है, किसानों को प्रशिक्षण देना। प्रसार संबंधी कार्य, भूमि सुधार एवं भू संरक्षण कार्य में जिला परिषद की सहायता करना। और ये 8वां है लघु सिंचाई कार्यों के निर्माण में जिला परिषद को सहायता करना। और 9th है इसमें सामुदायिक एवं व्यक्तिगत सिंचाई योजना का क्रियान्वयन करना, मतलब समुदाय आधार पर भी सिंचाई का क्रियान्वयन करना है और व्यक्तिगत आधार पर भी सिंचाई का क्रियान्वयन करना है। अब है अगला है क्या कार्य है, उद्योग धंधे के विकास संबंधी कार्य, मतलब उद्योग धंधे के विकास में पंचायत समिति के क्या क्या कार्य हैं। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाओं की देखरेख करना। मवेशी, कुक्कुट एवं अन्य पशुधन की नस्ल में सुधार। डेयरी फार्म, कुक्कुट पालन एवं सुअर पालन को प्रोत्साहित करना। मत्स्य उद्योगों को बढ़ावा देना। ग्रामीण कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन करना, मतलब वो भी क्या है कि ग्राम पंचायत का जो कार्य है वही कार्य लगभग लगता है पंचायत समिति का भी कार्य है। अब अगला है सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य। पेयजल की व्यवस्था करना, सार्वजनिक सड़कों, नालियों, पुलों आदि का निर्माण एवं संरक्षण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रोत्साहन करना। और क्या है, बाजार एवं मेलों का प्रबंधन करना। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सफल बनाना। जन वितरण प्रणाली, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं शहरी कार्यक्रमों को सफल बनाना। ये सभी काम क्या है, पंचायत समिति के हैं। अब अगला है सामाजिक कल्याण संबंधी क्या क्या कार्य है। शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कमजोर वर्ग की कल्याणकारी योजना बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना। वृद्धावस्था विधवाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था करना। सामाजिक अन्याय एवं शोषण के कमजोर वर्ग एवं जातियों को बचाना। महिलाओं और बच्चों के विकास एवं कल्याण के लिए समुचित कदम उठाना। इधर भी था ऐसा ही कार्य। हाँ, ये भी कार्य जो है ग्राम पंचायत के कार्य हैं, लगभग उससे वही कार्य हमको लगता है कि थोड़ा सा अंतर है और पंचायत समिति का भी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी कार्य। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन करना। प्रतिरक्षण एवं टीकाकरण कार्यक्रमों को बढ़ाना। मेलों एवं त्योहारों में सफाई की व्यवस्था करना। अब शिक्षा संबंधी कार्य क्या है,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, प्राथमिक विद्यालय के भवनों का निर्माण मरम्मत एवं देखरेख, मतलब प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना है तो प्राथमिक विद्यालय के भवनों का निर्माण एवं मरम्मत कौन करेगा? ये करेगा पंचायत समिति। तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, वयस्क अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना, सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाना, पुस्तकालयों की व्यवस्था करना, मतलब सर्व शिक्षा अभियान से जो है उसे क्या करना है? सफल बनाने का काम भी इसी का है, पुस्तकालयों की व्यवस्था करना है। इसके अतिरिक्त सरकार तथा जिला परिषद द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्यों को भी पंचायत समिति पूरा करती है। अब है आय का साधन में पंचायत समिति की आय के साधन बहुत है, जैसे जिला परिषद से प्राप्त राजस्व, भू राजस्व का अंश और अन्य रकम, कर, चुंगी, अधिकार और फीस से प्राप्त आय, सार्वजनिक घाट, मेलों, हाटों तथा ऐसे ही अन्य स्रोतों से आने वाली आय, वैसे अंशदान या दान जो जिला परिषद को न्यासों एवं संस्थाओं से प्राप्त हो, भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त अंशदान या अनुदान या ऋण सहित अन्य प्रकार की निधियां, अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण इत्यादि, ये सभी क्या है? इसके आय के स्रोत हैं। अब अगला हम लोग देखेंगे जिला परिषद, ठीक है। अभी हम लोग देख लिए ग्राम पंचायत समिति। अब अगला है जिला परिषद। ये भी क्या है? ये ग्राम पंचायत के ये सभी ग्राम पंचायत का जो रूप है वही है। अब है जिला परिषद, जिला परिषद नहीं, ये जिला परिषद बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार प्रत्येक जिला के लिए एक जिला परिषद का गठन किया गया। जिला परिषद का गठन, जिला परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। संपूर्ण जिला को कई क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य निर्वाचित होता है। लगभग 50,000 की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, मतलब 50,000 पे एक होते हैं। और उधर पढ़े थे हम लोग पंचायत समिति में 5,000 पर एक, और उधर पढ़े थे वार्ड वाला में, ठीक है, ग्राम पंचायत वाला जो था उसमें पढ़े थे वार्ड वाला। ग्राम पंचायत में तो वार्ड होगा तो 500 पर एक होगा, तो यहाँ पे है 5,000 पे एक प्रतिनिधि है। जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रमुख, मतलब जिले के सभी पंचायत समितियों के प्रमुख होते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के वैसे सदस्य जो जिले के किसी भाग या पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करते हों और जिनका निर्वाचन क्षेत्र जिले के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है, मतलब जिला परिषद का गठन ऐसे ही होता है। अब है राज्यसभा और राज्य विधान परिषद के वैसे सदस्य जो जिले के अंतर्गत मतदान के रूप में पंजीकृत हों। अब है स्थानों का आरक्षण। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की तरह जिला परिषद में भी स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं आरक्षण के साथ साथ महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान वैसे ही है जैसे ग्राम पंचायत और पंचायत समिति में है, ठीक है। अब है कार्यकाल। जिला परिषद का कार्यकाल उनकी प्रथम बैठक की निर्धारित तिथि से अगले 5 वर्षों तक के लिए निश्चित की गई है, मतलब इसका भी कार्यकाल कितना है? 5 वर्षों तक। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, जिला परिषद के निर्वाचन सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष, मतलब जिला परिषद के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो अपने में से एक अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के अतिरिक्त अध्यक्ष पद के लिए महिलाओं के लिए भी स्थान आरक्षित किए गए हैं। अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष को निम्नलिखित कार्य सौंपे जाएंगे, मतलब जो अध्यक्ष होगा जिला परिषद का उससे क्या क्या कार्य होगा? जो कार्य होगा, सबसे पहला कार्य क्या है? जिला परिषद की बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना, मतलब सबसे पहला कार्य है अध्यक्ष ही। और दूसरा है जिला परिषद के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के कार्यों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना, ठीक है। अब अगला है जिला परिषद की वित्तीय और कार्यपालिका प्रशासन का पर्यवेक्षण करना। अगला है जिला में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देना। इसके लिए वह एक वर्ष में कुल 1 लाख रुपए तक खर्च करने की स्वीकृति दे सकता है। सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए गए अन्य कार्य संपन्न करना। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जिला परिषद की बैठक की अध्यक्षता तथा अन्य कार्यों को संपन्न करता है। अब है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। जिलाधिकारी की श्रेणी का पदाधिकारी जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होता है, मतलब जिलाधिकारी की श्रेणी का जो पदाधिकारी होता है वो जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद की नीतियों और निर्देशों को कार्यान्वित करता है। वह जिला परिषद के सभी कार्यों और विकास योजनाओं के शीघ्र निष्पादन हेतु आवश्यक कदम उठाता है। अब जिला परिषद के कार्य, जिला परिषद के
कार्य क्या क्या है? जिला परिषद के निम्नलिखित कार्य अब है कृषि, सिंचाई और बागवानी संबंधी कार्य। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने वाले साधनों को प्रोत्साहित करना, उन्नत कृषि पद्धतियों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाना, कृषि बीज फॉर्म तथा व्यावसायिक फॉर्म खोलना और उसकी देखरेख करना। अगला है गोदाम की स्थापना और उसकी देखरेख करना, कृषि मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन करना, कृषि एवं बागवानी प्रसार प्रशिक्षण केंद्रों का प्रबंधन करना, किसानों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, भूमि सुधार एवं भू संरक्षण करना, लघु सिंचाई की व्यवस्था करना, जल का समय पर और समान रूप से वितरण में उसके पूर्ण उपयोग की व्यवस्था करना, भूतल जल संसाधनों का विकास, सामुदायिक पंप घर का निर्माण, जल संभर विकास कार्यक्रम चलाना, ग्रामीण पार्क में उद्यान लगाना, फलों एवं सब्जियों की खेती फर्म को विकसित करना इत्यादि कार्य किसके हैं? ये सभी है जिला परिषद के। अब है उद्योग धंधे संबंधी कार्य। अब है घरेलू एवं लघु उद्योगों का विकास करना और पशुपालन एवं गव्य विकास, लघु वन उपज एवं चौड़ा मत्स्य पालन, वृक्षारोपण में उसकी देखरेख करना है। सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य, ग्रामीण विद्युतीकरण, आवश्यकता वस्तुओं का वितरण, ग्रामीण सड़कों, पुल एवं पुलिया, कार्यालय भवनों का निर्माण एवं देखरेख, ग्रामीण आवासों का निर्माण एवं देखरेख इत्यादि सार्वजनिक सुविधा के लिए कार्य है। अब अगला है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी कार्य, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और औषधालयों का निर्माण, देखरेख। उसके बाद है रोग प्रतिरक्षण एवं टीकाकरण कार्यक्रम का कार्यान्वयन, परिवार कल्याण के लिए समुचित कदम, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, पर्यावरण प्रदूषण के बचाव के उपाय। वह शिक्षा संबंधी कार्य, प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना एवं देखरेख, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा का प्रचार प्रसार, जन शिक्षा एवं पुस्तकालयों की व्यवस्था। अगला है सामाजिक कल्याण संबंधी कार्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था एवं उनके लिए छात्रावासों का प्रबंधन। मतलब जिला परिषद क्या करता है? छात्रावास के प्रबंधन, छात्रवृत्ति का प्रबंधन, ये सभी करता है। निरक्षरता उन्मूलन के लिए सक्रिय कदम, जैसे नर्सरी, विद्यालयों, बालवाड़ियों, रात्रि पाठशाला और पुस्तकालयों का गठन। अब है कर्मचोर वर्ग के लोगों की कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों का प्रशिक्षण देने के लिए आदर्श कल्याण केंद्रों एवं शिल्प केंद्रों का संचालन तथा आवासीय बुनियादी विद्यालयों की व्यवस्था एवं सरकारी समितियों का गठन, गरीबी उन्मूलन के लिए उचित कदम उठाना, महिलाओं, बच्चों, विधवाओं, वृद्धों के कल्याण के लिए ठोस कदम उठाना, अंधविश्वास, जातिवाद, अस्पृश्यता, नशाखोरी का उन्मूलन करना। अन्य कार्य क्या है? आगजनी पर नियंत्रण, बंधुआ मजदूरों की पहचान, सांस्कृतिक विकास एवं मनोरंजन के लिए उचित व्यवस्था, खेलकूद को प्रोत्साहित करना, आर्थिक अपराधों का नियंत्रण, ग्रामीण को बचत की आदत के लिए प्रोत्साहित करना, सरकार के विशेष और सामान्य आदेशों का अनुपालन। अगला है आय के साधन। जिला परिषद के आय के मुख्य साधन हैं केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए अंशदान और अनुदान, पंचायत समिति एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं के से प्राप्त अंशदान एवं अनुदान, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत ऋण, जिला परिषद द्वारा लगाए गए शेष शुल्क, उपहार और अंशदान तथा अस्पताल, स्कूल आदि से प्राप्त राशि, जुर्माना एवं अर्थदंड से प्राप्त आय आदि। अब है ग्राम कचहरी। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कार्यों को संपन्न करने के लिए ग्राम कचहरी का गठन किया जाता है। बिहार में पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम कचहरी का गठन होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कार्यों के प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कार्यों के संपन्न करने के लिए ग्राम कचहरी का गठन किया गया है। ग्राम कचहरी का गठन अब कैसे होता है? ग्राम कचहरी का गठन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, जिसमें एक निर्वाचित सरपंच होता है और निश्चित संख्या में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रत्येक पंच लगभग 500 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इसके लिए निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक पंच निर्वाचित होते हैं। मतलब क्या होता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक पंच आते हैं। स्थानों का आरक्षण, ग्राम कचहरी में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए आरक्षण का वही प्रावधान है जो ग्राम पंचायत के लिए लागू है। अब है कार्यकाल क्या है?
ग्राम पंचायत की तरह ग्राम कचहरी का भी कार्यकाल 5 वर्ष है। यदि ग्राम कचहरी को पहले विघटित कर दिया जाता है तो पुनर्निर्वाचन 6 महीने के अंतर्गत करा लेना पड़ता है। अब सरपंच, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। यहाँ पे ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो सरपंच होता है। अधिनियम के अनुसार ग्राम कचहरी का सरपंच उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं एवं बहुमत द्वारा प्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित किया जाता है। सरपंच की मृत्यु पर त्यागपत्र, सरपंच कौन होता है, उस ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं के बहुमत द्वारा प्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, तो सरपंच क्या होते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं द्वारा। मृत्यु मतलब सरपंच की मृत्यु पर त्यागपत्र हटाए जाने या अन्य कारणों से पद रिक्त होने की स्थिति में यथाशीघ्र किसी दूसरे सरपंच का चुनाव किया जाएगा। यदि सरपंच का कार्यकाल सिर्फ 6 महीने ही शेष रह गए हो तो चुनाव नहीं कराया जाएगा। सरपंच पद के लिए भी आरक्षण का वही प्रावधान है जो ग्राम पंचायत के मुखिया पद के लिए लागू है। अब है उप सरपंच। निर्वाचन के बाद प्रत्येक ग्राम कचहरी अपनी पहली बैठक में निर्वाचित पंचों में से बहुमत द्वारा एक उप सरपंच का चुनाव करती है। ग्राम कचहरी का सरपंच उप सरपंच के निर्वाचन के एक मतदाता होगा। उप सरपंच के निर्वाचन में मतों की बराबरी की दिशा में परिणाम का निश्चय लॉटरी द्वारा किया जाएगा। यदि किसी ग्राम कचहरी में सरपंच और उप सरपंच का पद एक साथ रिक्त हो जाए तो संबद्ध पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी 15 दिनों के अंतर्गत उप सरपंच के निर्वाचन के लिए एक बैठक आयोजित कर सकता है। मतलब पंचायत समिति का जो कार्यपालक पदाधिकारी होता है वो क्या कर सकता है, 15 दिनों के अंतर्गत उप सरपंच के निर्वाचन के लिए एक बैठक का आयोजन कर सकता है। अब है कार्यपालक पदाधिकारी। ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेगा किंतु उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। उप सरपंच के निर्वाचन में बराबर मत प्राप्त होने की दिशा में परिणाम का निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाएगा। सरपंच और उप सरपंच के अधिकारों एवं कार्य। सरपंच ग्राम कचहरी और उसकी पीठों का अध्यक्ष होता है। प्रत्येक मुकदमा सरपंच के यहाँ ही दायर किया जाता है। मुकदमे के दोनों पक्ष के लोगों एवं गवाहों की उपस्थिति के लिए कार्रवाई करना सरपंच का ही कार्य है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच ही सरपंच के सारे अधिकारों का प्रयोग करता है। अब है ग्राम कचहरी का न्याय सचिव एवं न्याय मित्र। मतलब ग्राम कचहरी का जो न्याय सचिव और न्याय मित्र होता है, प्रत्येक ग्राम कचहरी में एक सचिव होता है जो विहित रीति से नियुक्त होता है। ग्राम कचहरी और किसी न्यायपीठ को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्था और विश्वविद्यालय से कम 3 वर्षीय विधि उपाधि प्राप्त व्यक्ति होता है जो न्याय मित्र कहलाता है। ऐसे न्याय मित्र को विहित रीति से नियुक्त किया जाता है। मतलब एक न्याय मित्र होता है, ठीक है, वो क्या होता है, विश्वविद्यालय से कम 3 वर्षीय विधि उपाधि प्राप्त किए हुए व्यक्ति हो, वही न्याय मित्र कहलाता है। ग्राम कचहरी और अधिकार क्षेत्र। ग्राम कचहरी का अधिकार क्षेत्र। ग्राम कचहरी अपने न्यायपीठ द्वारा विवादों को पहले सौहार्दपूर्ण समझौता कराने का प्रयास करती है। इसके लिए वह उचित कदम उठाने के लिए अधिकृत है। ऐसे समझौते हो जाने पर न्यायपीठ अपना निर्णय देता है। जिस विवाद में न्यायपीठ समझौता करने में सफल नहीं होता है उस मामले की सुनवाई शुरू कर देता है। मामले की जांच करता है, साक्ष्य उपस्थित कराता है और तब अपना निर्णय देता है। न्यायपीठ के सदस्यों की सहमति की स्थिति में बहुमत प्राप्त द्वारा निर्णय होता है। ग्राम कचहरी के न्यायपीठ का निर्णय लिखित रूप में होता है और उस पर सभी सदस्यों का हस्ताक्षर होता है। ग्राम कचहरी भारतीय दंड संहिता की अनेक धाराओं से संबंधित मुकदमों को देख सकती है। उसे फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार है। 10,000 रुपये तक के दीवानी मुकदमे सुनने का भी अधिकार ग्राम कचहरी को प्राप्त है। ग्राम कचहरी का न्यायपीठ किसी अपराधी को 1,000 रुपये से अधिक जुर्माना नहीं कर सकता। ग्राम कचहरी का कोई न्यायपीठ साधारण अथवा सश्रम किसी कारावास की सजा नहीं दे सकता है। मतलब ग्राम कचहरी का जो कोई होगा न्याय करने वाला अधिकारी वो क्या हो सकता है, 1,000 से ज़्यादा का जुर्माना नहीं लगा सकता और किसी को कारावास की सज़ा नहीं दे सकता है। न्यायपीठ के निर्णय के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर ग्राम कचहरी के पूर्ण न्यायपीठ के समक्ष तथा पूर्व
पूर्ण पीठ के निर्णय के विरुद्ध 30 दिनों के अंदर सिविल मामलों में अवर न्यायाधीश के समक्ष और अपराधी मामलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की जा सकती है। अपील में जिस आदेश को चुनौती दी गई हो विहित रीति से अपील के अंतिम निष्पादन तक लागू नहीं किया जाता। अब है बिहार में नगरीय स्थानीय संस्थाएं, मतलब ये सभी तो अभी हम लोग देखें कि बिहार में ग्राम पंचायत है जो 3 स्तर पे है। ग्राम पंचायत, गाँव में ग्राम पंचायत, प्रखंड में पंचायत समिति और जिला में जिला परिषद। वो सभी देखिए उसका गठन कैसे होता है, उसका कार्य क्या है, उसके आय का स्रोत क्या है, उसके अधिकारी कौन होते हैं, ठीक है, उसके जो भी काम है वो कैसे होता है, वो सभी देख लिए। अब देखेंगे हम लोग कि आखिर गाँवों में तो ये वाली व्यवस्था है, लेकिन शहरों में कौन सी व्यवस्था है। तो शहरों में भी बिहार में नगरीय स्थानीय संस्था है। जो ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं की तरह ही नगर क्षेत्र में भी विभिन्न नगरीय संस्था है। 1993 में संविधान के 74वें संशोधन, मतलब 1993 में एक 73वें संशोधन किया गया था जिसमें गाँवों में ग्राम पंचायत लाया गया, और उसी साल 1993 में ही क्या हुआ, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगरों के लिए 3 प्रकार की स्थानीय संस्थाओं का प्रावधान किया गया। इस संशोधन अधिनियम में नगर पालिकाओं के संगठन एवं कार्य के संबंध में एक निश्चित दिशा निर्देश दिया गया। नगर पालिकाओं के संगठन के संबंध में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। मतलब क्या क्या था 74वें संविधान संशोधन का प्रावधान, तो प्रत्येक राज्य में 3 प्रकार की शहरी संस्थाएं होगी। जो क्षेत्र ग्रामीण से शहरी में परिवर्तन होगा वहाँ नगर पंचायत, मतलब जो क्षेत्र अभी गाँव थे लेकिन वो शहर बन रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, गठन नगर पंचायत का। छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद, मतलब जो छोटा शहर है उसके लिए नगर परिषद, जो बड़े शहर है उसके लिए नगर निगम। तो यहाँ हम लोग को एक चीज़ याद रखने के लिए है कि जो क्षेत्र अभी गांव थे वो शहर बन रहे हैं धीरे धीरे, तो वहाँ पे किसका गठन होगा, नगर पंचायत का। और जो छोटे क्षेत्र हैं वहाँ पे किसका गठन होगा, नगर परिषद का। जो बड़े क्षेत्र है वहाँ पे नगर निगम का गठन होगा। सभी संस्थाओं का निर्वाचन प्रत्यक्ष ढंग से होगा। निर्वाचन कराने का उत्तरदायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का होगा। निर्वाचन के लिए नगर पालिका क्षेत्र को वार्डों में बांटा जाएगा। प्रत्येक वार्ड के 1 सदस्य निर्वाचित होंगे। अब अगला सदस्यों के निर्वाचन के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। शहर की जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षित सीटों में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है तथा संपूर्ण सदस्यों का भी 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। बिहार में नगरीय स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। अब है नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। अगर किसी कारणवश निर्धारित अवधि से पहले नगर पालिका भंग हो जाती है तो नई नगर पालिका का चुनाव भंग होने की तिथि से 6 माह के अंदर करा लेना चाहिए। नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव होता है। अध्यक्ष पद के लिए भी राज्य सरकार कानून बनाकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित करती है। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई है, मतलब इसी के द्वारा संविधान में एक 12वीं अनुसूची जोड़ दिया गया है जिसमें नगर पालिका द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों की सूची निश्चित कर दी गई है। नगर योजना, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्यक्रम, सड़क पुल निर्माण, जलापूर्ति, जन स्वास्थ्य इत्यादि महत्वपूर्ण कार्य 12वीं अनुसूची में दिया गया है। बिहार में नगरीय स्थानीय संस्थाओं के गठन के उद्देश्य से बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 पारित किया गया। बिहार नगर पालिका अधिनियम बिहार में नगरीय स्थानीय संस्थाओं के गठन के उद्देश्य से बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार बिहार में 3 स्तरों पर नगरीय संस्थाओं का गठन किया गया है जिनका अलग अलग वर्णन किया जा रहा है। एक है नगर पंचायत, ठीक है। नगर पंचायत तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि नगर पंचायत का गठन कहाँ होगा, जहाँ अभी वो जो गाँव था अभी वो शहर बना है वहाँ पे नगर पंचायत बनेगा। ग्रामीण क्षेत्र और नगर क्षेत्र के बीच की श्रेणी में आने वाले क्षेत्र के लिए नगर पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत नगर पंचायतों को स्थापित करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है। बिहार सरकार ने बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 पारित कर नगर पंचायतों के गठन की व्यवस्था की है। इस अधिनियम के अनुसार जिस शहर की जनसंख्या 12,000 से 40,000 के बीच हो तो उस शहर के वयस्कों की 3/4 जनसंख्या कृषि से भिन्न कार्य में लगी हो, मतलब वहाँ के 3/4 जो है कृषि से भिन्न कार्य में लगे हो 3/4 लोग, तो वहाँ पे क्या होगा, नगर पंचायत का गठन किया जाएगा। नगर पंचायत के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम 25 हो सकती है। नगर पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन वार्डों के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष ढंग से होता है। नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष है। इसके निर्वाचन सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष
निर्वाचित करते हैं। नगर पंचायत में भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगर पंचायतों के मुख्य कार्य अपने क्षेत्र के का आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करना, सड़कों और पुलों का निर्माण, जलापूर्ति, सफाई, जन स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, जन मृत्यु का निबंधन, कब्रगाहों और श्मशानों का रखरखाव, प्रकाश की व्यवस्था, पार्क तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नगर परिषद, ठीक है, उसी में है नगर परिषद। जैसे नगर पंचायत है वैसे ही नगर परिषद है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार 40,000 से अधिक परंतु अधिकतम 2 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है। नगर परिषद का गठन नगर परिषद के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष ढंग से नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा होता है। इसके लिए नगर क्षेत्र का कोई वार्डों में बंटवारा किया जाता है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार नगर परिषदों के वार्डों की संख्या 25 से 45 तक हो सकती है। प्रत्येक वार्ड के लिए एक सदस्य चुनकर आता है, उसे वार्ड कमिश्नर भी कहा जाता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित भी किए जाते हैं। निर्वाचन सदस्यों के अतिरिक्त कुछ मनोनीत और पदेन सदस्य होते हैं। 1993 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि राज्य सरकार कानून बनाकर नगर परिषद में अंग्रांकित प्रकार के सदस्यों का प्रतिनिधित्व दे सकती है। वैसे व्यक्ति जिन्हें नगर परिषद के प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव हो, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो नगर परिषद क्षेत्र का पूर्ण अथवा उसके भाग का प्रतिनिधित्व करते हो, संबंधित नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिनिधित्व करते हों, संबंधित नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचन के रूप में रजिस्ट्रीकृत राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के वैसे सदस्य जो उस नगर पालिका क्षेत्र के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हों। नगर परिषद प्रशासन के लिए गठित विभिन्न समितियों के अध्यक्ष कार्यकाल कितना होना चाहिए नगर परिषद का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है। नगर परिषद अपने किसी सदस्य को आरोप लगाकर हटा सकती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगर परिषद के सदस्य पार्षद अपने में से किसी एक को अध्यक्ष चुनते हैं जिसे चेयरमैन कहा जाता है। सदस्य का एक उपाध्यक्ष भी होते हैं जिसे वाइस चेयरमैन कहा जाता है। अब है अस्थायी समिति। प्रत्येक नगर परिषद में एक अस्थायी समिति होती है जिसे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन तथा 3 से 5 पार्षद सदस्य होते हैं। नगर कार्यपालिका पदाधिकारी होता है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार स्थानीय समिति द्वारा ही नगर परिषद के प्रशासकीय शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अध्यक्ष, चेयरमैन के कार्य। नगर परिषद के प्रशासन का भार अध्यक्ष पर है। नगर परिषद के प्रशासन का भार अध्यक्ष पर है। वह नगर परिषद के कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। उसे नगर परिषद की ओर से नगर के स्वास्थ्य एवं सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। वह नगर परिषद के कार्यों के रिकॉर्ड रखता है। उसे नगर परिषद के प्रशासन का केंद्र माना जाता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष की सहायता करता है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके अधिकारों का उपयोग करता है। अन्य कर्मचारी, नगर परिषद के कुछ अस्थायी कर्मचारी भी होते हैं। स्वास्थ्य पदाधिकारी, टैक्स दारोगा, ओवरसियर, इंजीनियर, सफाई निरीक्षक इत्यादि नगर परिषद के अस्थायी कर्मचारी हैं। कुछ कर्मचारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होती है और अधिकतर ही की नियुक्ति नगर परिषद स्वयं करती है। नगर परिषद के कार्य। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में कहा गया है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाकर नगर परिषद के ऊपर ऐसे कार्यों को पूरा करने का उत्तरदायित्व सौंप सकती है जिससे वह स्थानीय स्वशासन की संस्था के रूप में कार्य कर सके। नगर परिषद को अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए योजना बनाने का अधिकार प्राप्त है। संविधान की 12वीं अनुसूची में दिए गए कार्यों को पूरा करना भी नगर परिषद का उत्तरदायित्व है। अब है बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार नगर परिषद के मुख्य कार्य इस प्रकार है: जलापूर्ति करना, जल और एवं मल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना की तैयारी करना, सड़कों, फुटपाथों, पैदल यात्री उपपथों, परिवहन टर्मिनलों, पुलों, घाटों आदि का निर्माण और अनुरक्षण, परिवहन प्रणाली, मार्ग सज्जा, मार्ग प्रकाश, पार्किंग क्षेत्र एवं बस ठहराव का निर्माण, वृक्षारोपण और उनकी देखभाल सहित सामुदायिक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा, बाजार और बुचरखाना का प्रबंधन करना, शैक्षिक, खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों को प्रोत्साहन, सुरुचिपूर्ण पर्यावरण। उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त नगर परिषद को कुछ अन्य कार्यों को संपन्न करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है जिसे नगर परिषद के ऐच्छिक कार्यों की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसे कार्य हैं: शहरी विकास के क्षेत्र में मानव विकास हेतु नए क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास, नगर परिषद क्षेत्रों में सुंदरीकरण के उपाय, समुदाय के लिए महत्वपूर्ण संख्या एवं आंकड़े एकत्रित करना तथा नगर परिषद क्षेत्र की योजनाओं एवं परियोजनाओं का एकीकरण। पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य है? बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना, सामुदायिक वन क्षेत्र को प्रोत्साहित करना और खुले स्थानों
का अनुरक्षण पौधे, वनस्पति और वृक्षों के लिए नर्सरी की स्थापना अनुरक्षण तथा जन सहयोग के माध्यम से हरियाली को प्रोत्साहन, फूलों की प्रदर्शनी का आयोजन तथा फूलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना, सभी प्रकार के प्रदूषण को कम करने का उपाय को बढ़ावा देना। अब है लोक एवं सफाई के क्षेत्र में संक्रामक रोगों के उन्मूलन के लिए जन टीकाकरण अभियान, अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों में उधार हानिकारक पेड़ पौधों को हटाना तथा लोक संकटों का उपशमन, सार्वजनिक तालाबों की सुरक्षा तथा निजी तालाबों, कुआं और जलापूर्ति के अन्य क्षेत्रों की उबाही, मरम्मत एवं देखभाल, काजी हाउस का निर्माण एवं देखभाल, भाषणों, सम्मेलनों और प्रचार के माध्यम से लोक स्वास्थ्य के प्रति लोगों के जागरूक करना, मादक द्रव्य, शराब एवं अन्य वस्तुओं यह सनों के उन्मूलन का उपाय, शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्र में नागरिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा, सामाजिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना, संगीत, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद एवं थिएटर के लिए आधारभूत संरचना सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना, शहरी जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, नगर परिषद की पत्रिका और स्मारिका का प्रकाशन करना और पुस्तकालय का निर्माण, कला भवनों की स्थापना, अनुरक्षण तथा वनस्पति एवं प्राणी विज्ञान संबंधी संग्रहण, स्मारकों तथा ऐतिहासिक, कलात्मक एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का अनुरक्षण। सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र में सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र में क्या अधिकार है? नगर परिषद के क्षेत्र में सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय शरण स्थलों की स्थापना तथा सुरक्षा एवं असहाय व्यक्तियों के लिए राहत कार्य, अस्पतालों, औषधालयों, शरण स्थलों, उधार गृहों, प्रसवशालाओं एवं शिशु कल्याण केंद्रों का निर्माण, सुरक्षा एवं प्रबंधन करना, साइकिल कर्मी तथा उसके परिवारों की मुक्ति एवं पुनर्वास हेतु कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, सामुदायिक विकास के क्षेत्र में सक्रिय कदम उठाना, लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सूचनाओं का जनता के बीच प्रसारित करना। लोक कल्याण के क्षेत्र में क्या अधिकार है? प्रतिष्ठित व्यक्तियों का नागरिक अभिनंदन एवं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना। अब है नगर निगम। नगर निगम होता है बड़े बड़े नगरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार वैसे नगरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है जिसकी आबादी कम से कम 2 लाख। भारत में कई नगरों में नगर निगम है। बिहार की राजधानी पटना में सबसे पहले 15 अगस्त 1952 को नगर निगम की स्थापना की गई। वर्तमान में पटना के अतिरिक्त अन्य 11 नगर निगमों का निर्माण किया गया है। मतलब पटना में सबसे पहले 1952 में 15 अगस्त 1952 को नगर निगम पटना को बनाया गया था और 11 अन्य नगर निगम हैं। जैसे एक में है पटना, वार्डों की संख्या 75 है, 2 में गया है, 53 वार्ड है, भागलपुर में 51 है, मुजफ्फरपुर में 49 है, दरभंगा में 48 वार्ड हैं और बिहार शरीफ नगर निगम में 46 वार्ड हैं और आरा में 45 है, बेगूसराय में 45 है, पूर्णिया में 46 वार्ड है, मुंगेर नगर निगम में 45 वार्ड है, कटिहार में 45 वार्ड है, छपरा में 45 वार्ड है। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार शरीफ, आरा, बेगूसराय, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार और छपरा। निर्वाचन कैसे होता है? निर्वाचन के उद्देश्य से नगर निगम को कई वार्डों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। नगर निगम में वार्डों की संख्या निर्धारित रहती है, जो संख्या वहाँ की जनसंख्या पर अधिकृत होती है। नगर निगमों में कम से कम 45 और अधिक से अधिक 75 वार्ड हो सकते हैं। मतलब नगर निगम में कम से कम 45 और अधिक से अधिक 75 वार्ड हो सकते हैं। बिहार के विभिन्न नगर निगमों में वर्तमान वार्डों की संख्या तालिका पीछे दिया गया है, जिसे अभी हम बताए हैं। वार्डों के निर्धारण में आरक्षण को भी ध्यान में रखा जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए स्थान आरक्षित कर दिए जाते हैं। 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। निर्वाचन सदस्यों के अतिरिक्त नगर निगम के कुछ पदेन सदस्य भी होते हैं। लोकसभा तथा विधानसभा के वैसे सदस्य जो निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हों जो पूर्णतः यहाँ से उस नगर निगम क्षेत्र में पड़ता हो। संबंधित नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत निर्वाचन के रूप में पंजीकृत राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य तथा विधान परिषद के वैसे सदस्य जो उस नगर निगम क्षेत्र के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हों। कार्यकाल, नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। मेयर तथा उप मेयर। नगर निगम के प्रधान को मेयर कहा जाता है। मतलब नगर निगम के जो प्रधान होंगे उनको क्या कहा जाता है? मेयर। उसे महापौर और नगर प्रमुख के नाम से भी जाना जाता है। मतलब मेयर को महापौर और नगर प्रमुख दोनों के नाम से जाना जाता है। उसे नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। मेयर के कार्यों में मदद के लिए एक उप मेयर भी होता है। मेयर का मुख्य कार्य निगम की बैठकों की अध्यक्षता तथा उसका संचालन करना है, जैसे मुखिया का काम होता है। मेयर की अनुपस्थिति में उप मेयर ही निगम की बैठकों की अध्यक्षता में संचालन का कार्य करते हैं। सशक्त अस्थायी समिति। प्रत्येक नगर निगम
में एक सशक्त अस्थायी समिति का गठन किया जाता है। नगर निगम के सशक्त अस्थायी समिति में मेयर, उप मेयर और 7 अन्य पार्षद सदस्य होते हैं। नगर निगम के सभी मुख्य कार्य सशक्त अस्थायी समिति द्वारा संपन्न होते हैं। इस समिति को कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति करने और नगर आयुक्त के कार्यों पर नियंत्रण रखने का भी अधिकार होता है। अब है समितियाँ। सशक्त अस्थायी समिति के अलावा अलग अलग कार्यों के लिए कुछ समितियां बनाई जाती है। उदाहरण के लिए शिक्षा के कामकाज के लिए शिक्षा समिति, बाजार के लिए बाजार समिति, और प्रत्येक समिति अपने क्षेत्र के संबंध में निगम को आवश्यक सलाह देती है। मतलब कुछ समितियां बनाई जाती हैं, जैसे शिक्षा के लिए शिक्षा समिति, बाजार के लिए बाजार समिति, और वो क्या करती है, निगम को आवश्यक सलाह देती है। नगर आयुक्त नगर निगम का सबसे बड़ा पदाधिकारी नगर आयुक्त होता है। मतलब नगर निगम का सबसे बड़ा पदाधिकारी नगर आयुक्त। नगर निगम के सभी कार्यों का उत्तरदायित्व इसी पर होता है। कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार इसे ही प्राप्त है। नगर आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। इसकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है। नगर निगम का वास्तविक शासक होता है नगर निगम का वास्तविक शासक होता है कौन, नगर आयुक्त। यह नगर निगम के कार्यों का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करता है। वह राज्य सरकार और नगर निगम के बीच कड़ी का काम करता है। वह क्या करता है, राज्य सरकार और नगर निगम के बीच कड़ी का कार्य करता है। अब है नगर निगम के कार्य। नगर निगम को भी अपने क्षेत्र में वही कार्य करने पड़ते हैं जो नगर परिषद के हैं। फिर भी सुविधा के लिए नगर निगम के मुख्य कार्यों की सूची दी गई है। सड़कों का और नालियों का निर्माण, मरम्मत एवं सफाई, सार्वजनिक स्थानों के कूड़े करकट की सफाई और रोशनी का प्रबंध करना, पीने के पानी का प्रबंध करना, पशुओं की रक्षा तथा उनके इलाज की व्यवस्था करना, लोगों के स्वास्थ्य और इलाज का प्रबंध करना, स्कूलों की स्थापना और उसका प्रबंधन करना, बाजार, हाट, मेले इत्यादि का प्रबंधन करना, पुस्तकालय और कला केंद्र की स्थापना करना, कसाई खाने का निर्माण करना, खतरनाक और नशीली चीज़ों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाना, पार्क फुलवारी आदि का नियंत्रण करना, महामारी की रोकथाम के लिए कीटे सुई आदि की व्यवस्था करना, आग लगने पर उसे बुझाने का प्रबंध करना, गर्भवती महिला और शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए शिशु गृह खुलवाना, उसका प्रबंधन करना, घरेलू उद्योग धंधों को बढ़ावा देना। ये तो था, क्या था, ये था नगर निगम का कार्य। ठीक है, ये तो इस तरह पूरा हुआ चैप्टर। और यहाँ पे कुछ समरी दिया हुआ है, इसमें पूरा चैप्टर का निचोड़ है। ठीक है, एक चैप्टर में पूरे चैप्टर का निचोड़ दिया गया है। और यहाँ से आता है इसका प्रश्न उत्तर। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और यहाँ से कुछ लघु उत्तरीय हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है। और यहाँ से है अति लघु है, ये लघु है, ये दीर्घ है। और इस तरह ये चैप्टर समाप्त हुआ।